गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। मैं पीएनटी सर, बेस्ट कोचिंग क्लासेस हैदराबाद बाराबंकी। आज पुनः आप लोगों के ठीक सामने केमिस्ट्री का टॉपिक यानी जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है उसमें पिछले टॉपिक्स में जो क्वेश्चंस रह गए थे उससे आगे के टॉपिक्स में पढ़ाने के लिए आया हूँ। और ये ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, क्योंकि पिछले टॉपिक में मैंने पढ़ा था कि यूनिट सेल क्या होती है और किसी यूनिट सेल को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, किसी यूनिट सेल को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं उसके बेसिस पे मैंने बताया था। ठीक, तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या होता है, जो यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल में हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे जो हमारे लगातार पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स में आए हैं। नीट, आईआईटी के जो पेपर्स आए हैं, जेम्स और गेट के जो पेपर आए हैं, और जो बोर्ड्स से रिलेटेड यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड जो भी बोर्ड्स के जो पेपर्स आए हैं उनमें कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले इस टॉपिक के इन पॉइंट्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पॉइंट्स अगर हमें आएंगे तो 100% हम सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन को क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो लेट अस सी, आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक का नाम क्या है, एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल, यानी किसी यूनिट सेल की कैसे एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट सेल। एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, यानी कोई जो यूनिट सेल होती है उसकी कैसे एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल, ठीक, किसी यूनिट सेल को कैसे एनालाइज करेंगे। ठीक है, किसी यूनिट सेल को हम कैसे सिंपलाइज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए यूनिट सेल क्या है। मैंने पहले बताया था कि यूनिट सेल को एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले यूनिट सेल के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। यूनिट सेल क्या होता है ध्यान दीजिएगा, यूनिट सेल में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। यूनिट सेल में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं और वे कॉर्नर क्या करते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट जो एटम होते हैं उनको मॉडिफाई करते हैं। वे जो कॉर्नर हो गए उन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम को मॉडिफाई करते हैं और ये दिखाते हैं कि जो उनके एडजेसेंट जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके जो एडजेसेंट पार्टिकल अटैच होते हैं वो किस एटम से अरेंज होते हैं, यानी किस एटम से जुड़े होते हैं। ठीक, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम दिखा सकते हैं कि टोटल कितने कॉर्नर प्रेजेंट हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इन जो यहाँ पर कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं उनको, जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो यहाँ पर यूनिट सेल के कॉर्नर बन रहे हैं। ठीक है, तो वो यूनिट सेल के क्या बन रहे हैं, कॉर्नर। और इस यूनिट सेल के कॉर्नर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन से यूनिट सेल एक दूसरे के साथ अटैच। तो बेटा इन कॉर्नर को हम क्या बोलते हैं, ध्यान देना, इनको यानी जो ये पॉइंट रेड कलर के जो पॉइंट इंडिकेट किए गए हैं, रेड और ब्लैक कलर के जो पॉइंट हैं, ध्यान देना, यहाँ पर रेड कलर और ये जो ब्लैक कलर के हमारे पॉइंट गिवन हैं, ये दोनों पॉइंट क्या कहलाते हैं, ध्यान दो, ये दोनों पॉइंट क्या कहलाते हैं, ये पॉइंट जो हमारे दिखाए गए हैं इनको बोलते हैं कॉर्नर। क्या बोलते हैं, कॉर्नर। ठीक, इनको क्या बोलते हैं, कॉर्नर। ठीक है ना, तो ये कॉर्नर के साथ साथ इनको हम इजेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इजेक्ट। अब दूसरी चीज जानते हैं कि कितने कॉर्नर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम कह सकते हैं जो यूनिट सेल में इजेक्ट होते हैं और कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, यानी 8 कॉर्नर क्या होते हैं, 1/8 के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट एटम के साथ जुड़े होते हैं। ठीक, तो इन चीजों को पढ़ने से पहले ये ध्यान दीजिएगा, आइए हम सबसे पहले एनालाइज। और दूसरी चीज क्या होती है बेटा, ये जो है यानी जो ये जो हमारा गिवन है ये ए, ठीक है, उसके बाद ये ए और इसके ठीक सामने यानी वो फेस वाला ये हो जाएगा, ये सामने वाला जो ए दिया गया है ये टोटल 6 ए दिए गए, ये इनके क्या कहलाते हैं, फेस कहलाते हैं। फेस यानी फेस का मतलब होता है जिनके फलक होते हैं, ध्यान देना, टोटल 3 अपोजिट फलक में होते हैं, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 फेजेस इनके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एक यूनिट 6 में यानी 8 एजेस तथा 6 क्या होते हैं, फेस प्रेजेंट होते हैं। हमें इसकी वैल्यू मालूम होना चाहिए, यानी टोटल जो फेस होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक, ये ध्यान दीजिए।
तो आइए सबसे पहले हमने जाना कि जो यूनिट सेल होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये यूनिट सेल इस टाइप्स की हो सकती है। यूनिट सेल्स में ये सब क्या होते हैं, कांस्टीट्यूएंट एटम होते हैं जो एक दूसरे को इंडिकेट करते हैं कि किसी यूनिट सेल का फॉर्मेशन इस टाइप से होगा। तो आइए अब आगे क्या करते हैं, आज सबसे पहले हम स्टडी करना चाहते हैं उन चीजों के बारे में जो हमने क्या किया है। मैंने बताया है कि लगातार एनसीईआरटी क्वेश्चन के रूप में IIT नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसी भी यूनिट सेल को पहचानने के लिए सबसे पहले कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो फर्स्ट होता है हमारा, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, ठीक, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम समन्वय संख्या बोलते हैं। तीसरा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा टॉपिक में, रिलेशन बिटवीन A एंड R। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, यहां पर ये पूछा जाएगा, रिलेशन बिटवीन A एंड R। और जो चौथा हमारा होता है वो क्या होता है, पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, और इफिशियंसी जिसको हम PF से मॉडिफाई करते हैं। और लास्ट में होता है नंबर 5 जो हमारा होगा वो क्या होगा, ठीक है, वो नियरेस्ट नेबर ऑफ एटम, नियरेस्ट नेबरिंग ऑफ एटम, यानी उनमें यह देखा जाएगा कि उस यूनिट सेल में कौन से एटम कितने नियरेस्ट एक दूसरे के साथ रिलेशन किए हैं, अटैच किए हैं या जुड़े हुए हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है, जहां पर हम पढ़ेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम को कैसे निकाला जाएगा, कैसे कैलकुलेट करा जाएगा किसी यूनिट सेल को देख करके, यानी हम समझ पाएंगे। ठीक, तो आइए जो आज का सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम को हम कैसे निकाल पाएंगे किसी यूनिट सेल को देखकर, ये समझने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि किसी यूनिट सेल को हम देखकर कैसे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिंपल क्यूबिक बनाएंगे। एक सबसे पहले क्या बनाएंगे, सिंपल क्यूबिक। और सिंपल क्यूबिक बनाने से पहले हमें हर चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं, उनके कॉर्नर कौन है। ठीक, तो बेटा सिंपल जो हमारी क्यूबिक होती है, ध्यान देना, यूनिट क्यूब एक हमारी ये हो जाएगी, एक कॉर्नर हमारा ये हो जाएगा, एक हमारा ये कॉर्नर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक कॉर्नर हमारा यहाँ बन जाएगा और एक कॉर्नर हमारा यहाँ बन जाएगा। और ये कॉर्नर जो होते हैं ये क्या दिखाते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये मॉडिफाई करते हैं क्या बेटा, इनको हम कॉर्नर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, कॉर्नर। ठीक, इनको क्या बोलते हैं, कॉर्नर। ठीक है, और मैंने बताया था इस सिंपल यूनिट सेल में जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर के साथ साथ क्या होते हैं, उनके फेस होते हैं जो एक दूसरे एटम को अटैच करते हैं। तो टोटल जो हमारे कॉर्नर, यानी जो टोटल हमारे कॉर्नर हैं या इजिग हैं, वो कितने हैं, 8 हैं, ध्यान देना। ठीक, और फेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो हमारे फेस हैं वो टोटल कितने हैं बेटा, 6 हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक सिंपल यानी जो यूनिट सेल होती है क्यूबिक, उसमें टोटल नंबर क्या होते हैं बेटा, हमारे 6 क्या होते हैं फेस और 8 क्या होते हैं, कॉर्नर होते हैं। और मुझे निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो यानी कहने का मतलब ये होता है कि 8 कॉर्नर में कितने एटम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ये दिखाना है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यह हम 60। ठीक, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू होता क्या बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझना है, नंबर ऑफ कॉर्नर मल्टीप्लाई 1/8। ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, यानी इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉर्नर टोटल, यानी नंबर कितने हैं
8 मार्क दिए गए, यानी 8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/8। अब क्या करेंगे, जो z की वैल्यू हो जाएगी, यानी टोटल z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इसका मतलब क्या होता है, ये रिमाइंड करके चलना कि इन हम हिंट्स में समझा सकते हैं, ध्यान देना, इन सिंपल यूनिट्स क्यूबिक, इन क्या हो जाएगा सिंपल यूनिट सेल टोटल नंबर ऑफ आइटम इज इक्वल टू कितना होता है 1। इसको बिल्कुल लर्न करके चलना है, ये आप लोग तुरंत बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंप्लीट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% निकालने के लिए क्वेश्चन आएंगे इसमें से। ओके, हो गया, कंप्लीट हो गया, चलो आगे। स्टूडेंट्स, अब आज जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक, जिसको हम समन्वय संख्या के नाम से भी जानते हैं। यह क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग, ध्यान देना, it is the number of nearest neighboring। ये क्या करती है, जो समीप एटम होते हैं उनकी संख्याओं को इंडिकेट करती, ठीक है। तो इसको समझने के लिए भी हमें क्या करना है, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन करना है, यानी हम क्या बनाएंगे यहां, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और उस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के हमें सबसे पहले कार्नर के बारे में स्टडी करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ कितने कार्नर हैं। तो मैंने अभी भी बताया कि उनके कार्नर को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यानी वो रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे कि जो सिंपल यूनिट सेल हमारी है उसमें टोटल कितने कार्बन अटैच है, यानी कार्नर अटैच है, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्नर हैं ये इंडिकेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एटम को जो उनके साथ रिलेशन में अटैच। अब एक सिंपल यूनिट सेल में क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर उनके फेस पर भी डिपेंड होता है कि टोटल कितने फेस मेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखो बेटा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चूंकि हमें यह मालूम है कि इनका जो फेस है यहाँ पर यह सिंपल, ठीक है, यानी सिंपल नेबरिंग है, यानी जिसको हम सिंगल नेबरिंग कह सकते हैं। अगर इनकी लेंथ को देखा जाए तो इनको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इनको ए से रिप्रेजेंट करेंगे और इनको भी ए से। लेकिन अगर इनके और इनके एंगल्स को देखा जाए तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। एक किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। ट्रायंगल का फॉर्मेशन करने का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, इनका जो ये फेशियल है ट्रायंगल के थ्रू जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इनकी क्या करेंगे, लेंथ को निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √2a हो जाएगा, राइट। इनकी लेंथ क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा, राइट। तो हमें दिखाना हो कि अगर अब यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम की r निकालेंगे तो r इक्वल टू क्या होगा, a/2। तो इनकी जो रेडियस होगी वो कितना हो जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, a/2 हो जाएगी, ठीक। हमें मालूम है जो √2a की मैथमेटिकली वैल्यू होती है, ट्रायंगल वैल्यू होती है, √2a की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.414 होता है। ये भी हमें मालूम होना चाहिए, ठीक। तो अंडर यही जो 4 वैल्यू होती है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए वास्तव में ये कैसे अटैच है। तो इनका जो जैसा रिलेशन यहाँ पर था, ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार अगर ये इनसे कॉन्स्टिट्यूएंट है तो एक आइटम यहाँ पर क्या होगा, अपर साइड में जाएगा, ठीक। जैसे इस प्रकार अटैच है ऐसे, तो उसी प्रकार क्या होगा, यहाँ से एक कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम क्या करेगा, अटैच करेगा। और जिस प्रकार यहाँ से अटैच है, ठीक है, इस प्रकार यहाँ से, तो उसी प्रकार एक कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम यहाँ से अटैच करेगा। यानी कहने का मकसद क्या है, अब हम ये देखना चाहते हैं, ये टोटल क्या देखते हैं कि ये कॉर्नर है वो कितने आइटम से अटैच है। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। यानी ये पॉइंट जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इनमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम लगभग 6, ठीक है, कॉर्नर से जुड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि जो सिंपल यूनिट सेल होती है, यानी जो सिंपल यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल
उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 6 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, वो जो सिंपल यूनिट सेल होगी उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 6 होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को समझते रहना है, ठीक, क्योंकि आपको मालूम है कि ये 6 कॉर्नर से क्या है? अटैच। ठीक, तो ये हमारा सिंपल सा तरीका है, इसको हम क्या करते हैं? समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, उतार लो जल्दी। कल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये लगातार क्वेश्चन आए भी हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए तो 100% एनसीईआरटी क्वेश्चन गिवन करेगा ही, ये ध्यान दीजिएगा। हो गया? चलें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा, टॉपिक नंबर 3 इसी सिलेबस से, यानी कोऑर्डिनेशन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है क्या? रिलेशन बिटवीन किसका रिलेशन हो जाएगा? ए एंड आर। ठीक है ये टॉपिक होगा हमारा, ए एंड आर का रिलेशन। ए एंड आर का रिलेशन करने का मतलब होता है, यानी कहने का मतलब यहां पर ए इज इक्वल टू क्या है बेटा? ध्यान देगा, इज एक ऑफ लेंथ, जिसको हम एटम्स की एजेक भी बोलते हैं। ठीक है ना? और ये जो आर होता है ये क्या होता है? रेडियस। क्या होता है? रेडियस। ठीक, यानी कहने का मकसद क्या होगा? किसी सिंपल जो हमारा यूनिट सेल होती है, ध्यान दीजिएगा, ये यूनिट सेल है, सपोज दैट एक यूनिट सेल बना है, इसमें ये हमें रिप्रेजेंट करना है कि ये इनके एजेज हैं यानी कॉर्नर, और ये इनके फेस होते हैं। तो वे किस प्रकार से कांस्टिट्यूएंट एटम एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हरदम ध्यान देना, ये जब एक दूसरे कांस्टिट्यूएंट एटम में जुड़े होते हैं तो ये क्या होते हैं? इनकी जो वैल्यू होती है ये कैसी होती है? ए जो होती है ए इज इक्वल टू 2r होता है, यानी ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो ए की इज इक्वल टू क्या होता है? 2r होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी हम समझाने का प्रयास करेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं? एक सिंपल यूनिट्स बनाते हैं, और जो सिंपल यूनिट सेल होती है उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम होते हैं वो लगातार एक दूसरे को टच करते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये इनको टच कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, वैसे ये इनको टच करेगा और ये इनको टच करेगा। ठीक, तो सिंपल यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम होते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं, यानी ये यहाँ पर ये इनको टच करते हैं, जिससे एक क्यूबिक का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार ये भी क्या करते हैं? ये एक दूसरे को टच करते रहते हैं, ठीक, और ये इस क्यूबिक का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमें हरदम ध्यान देना है कि जो सिंपल यूनिट सेल होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम होते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के टच करने के कारण ध्यान देना, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वे एक दूसरे में क्या होते हैं? बंधे रहते हैं। ठीक है, उनके जो पार्टिकल होते हैं वे एक दूसरे में क्या होते हैं? बंधे रहते हैं। बस यही कारण है कि एक क्यूबिक का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक क्यूबिक का निर्माण हुआ जिसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक। ये सिंपल क्यूबिक आर यूनिट सेल कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? सिंपल क्यूबिक आर यूनिट सेल कहलाएगी। ठीक, इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपने क्या देखा? एक पॉइंट यानी एक कॉर्नर ये बन गया, एक कॉर्नर हमारा ये बन गया, एक कॉर्नर ये बन जाता है, एक ये रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दीजिएगा, वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, यानी मॉडिफाई करता है। ठीक है ना? आइए, तो ये बात चीज़ है, लेकिन हमें मालूम होगा कि ध्यान देना, जो सिंपल यूनिट सेल होती हैं इनकी रेडियस, अगर इनकी रेडियस यहाँ से यहाँ की देखें तो ये स्मॉल आर हो जाएगी और ये भी आर हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं जो इनमें ध्यान दीजिए इजेक ऑफ लेंथ होती है, इजेक ऑफ लेंथ होगी, यानी जो इजेक ऑफ लेंथ होगी यानी ए की जो वैल्यू होगी ए इज इक्वल टू क्या होगा? 2r होता है। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r होगा। अगर हमें r मॉडिफाई करना हो तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/2, यानी ये हमारी क्या हो जाएगी? रेडियस, किसमें? रिलेशन बिटवीन द ए एंड आर। तो यहां पर ए इज इक्वल टू आर है, जो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर होगा इनके अंतर्गत ये होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, किसमें? किसी सिंपल यूनिट सेल में जो ए और आर का रिलेशन क्या होना चाहिए। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो रिलेशन था, मैंने समझा कि किसी एजेक और उनकी जो रेडियस होती है उनमें क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा कि टोटल लेंथ ऑफ रेडियस बिटवीन, ठीक है, द वन सेंटर टू अनदर सेंटर इन सिंपल क्यूबिक आई कैन मॉडिफाई बाय द फार्मूला। ठीक, चलिए बता लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, ये चीज आपके समझ में आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब हम स्टार्ट करते हैं आज के चौथे टॉपिक में, जिसका नाम होता है पैकिंग फ्रिक्शन।
पैकिंग फ्रैक्शन, या पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी, जिसको हम संकुलन क्षमता भी बोलते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिए, ध्यान दीजिएगा। पैकिंग इफिशियंसी जो होता है, यानी संकुलन जो क्षमता होता है, हम उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो ये ध्यान देना, वॉल्यूम ऑक्यूपाई इन एटम इन द यूनिट सेल। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, पैकिंग इफिशियंसी, यानी जो हमारा ये सिंपल यूनिट सेल होता है उसमें ये दिखाया जाता है कि इनके जो एटम हैं, जो एक दूसरे के एटम एक दूसरे के साथ अटैच हैं, वो कितने अमाउंट में एक दूसरे के साथ बंधे हैं, कितना अमाउंट में एक दूसरे के साथ कसे हैं, क्या उसमें कोई इम्पटी पोर्शन तो नहीं है, कैसे हैं, किस प्रकार पैक हैं, किस प्रकार एक दूसरे में धसे हैं यानी बंधे हुए हैं। आइए हम इनको खोल कर दिखा रहे हैं और फार्मूले के थ्रू इनको निकाल के हम समझा रहे हैं। कैसे समझाएंगे, 2 मिनट्स की ट्रिक है, समझने का प्रयास करिए। तो पैकिंग यानी जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है इज इक्वल टू क्या बनेगा, हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा, यहां होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटम इन द यूनिट सेल। ठीक, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द एटम इन यूनिट सेल, यानी उस यूनिट सेल में कितना आयतन, वो एटम क्या है, वॉल्यूम घेरे हुए है, और उसके अलावा क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, और उस यूनिट सेल की क्या वॉल्यूम होनी चाहिए। ठीक, तो यानी जैसे हम निकालना चाहें तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई ऑफ एटम हम निकालना चाहें, अगर किसी तो एटम की वॉल्यूम निकालें कि वो कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाई ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले समझना कि एटम तो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एटम हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम, जो उस एटम की वॉल्यूम है, और उस एटम की वॉल्यूम अपान में क्या कर देंगे, ध्यान देना। ठीक है, हमको मालूम है कि वो क्या होता है, क्यूबिक होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होती है, ध्यान देना, यूनिट सेल, उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, ए क्यूब से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ रिमाइंड करके चलना, चूंकि हमें ये मालूम है, मैंने आपको बताया था कि एक यूनिट सेल में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, और उनमें जो नंबर ऑफ एटम होते हैं 1/8, यानी एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ जो आइटम होते हैं वो कितने होते हैं, 1 होते हैं। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना हो, और वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। ध्यान देना आप लोग, ठीक है, मैथमेटिकली इस रिसर्च से कर सकते हैं। तो अगर हमें निकालना हो क्या, यहाँ पर हमें निकालना हो बेटा, सबसे पहले पी, तो पीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम, यानी एक यूनिट सेल में क्या होता है, सिंपल में एक एटम होते हैं, और इनकी वैल्यू होती 4/3 πr क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना, क्यूब हो जाएगा हमारा। ठीक, πr³ हो जाएगा, अपान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबिक होता है ए क्यूब हो जाएगा, हमें ये मालूम है। अब हमें करना क्या है, ध्यान देना, चूंकि हमें ये मालूम है ए की वैल्यू कितनी है उसमें, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल यूनिट में जो हम जो पीएफ निकालेंगे, तो यहां पर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। चूंकि हमें एक चीज रिमाइंड करके चलना है, क्या होता है, ध्यान देना बेटा, यानी जो इनकी रेडियस होती है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, 2r, ए इज इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। जहां ए की वैल्यू वहां 2r की वैल्यू हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 1/, ठीक है, यहाँ पर जो सिंपल यूनिट क्यूब में हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4/3, यहाँ πr³ अपान क्या हो जाएगा, जो उनकी वैल्यू ए को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r³ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब 2r³ को जब कैलकुलेशन वैल्यू निकालते हैं, तो कैलकुलेट करके जब हम इनको निकालते हैं तो समथिंग 0.524 समथिंग आता है। ध्यान दीजिएगा, और 524 समथिंग जो आता है, अगर उसको और अच्छी तरह से मॉडिफाई करना चाहें तो पहले ये कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा स्पेस करके हम यहाँ से जनरलाइज करके यहाँ आपको समझा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको और मॉडिफाई करना हो क्या, तो परसेंटेज निकालना हो, समझ लीजिए 0.52%, ये क्या होती है, उनमें वो पैकिंग होती है। तो अगर हमें परसेंटेज ऑफ पीएफ निकालना हो, यानी कहने का मतलब पीएफ परसेंटेज का मतलब होता है पैकिंग फ्रैक्शन का जो परसेंटेज निकालना हो, तो उसको क्या करेंगे, जो वैल्यू आती है यानी 0.524 को 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें, 0.25 यानी 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर जब इनकी वैल्यू कास्ट करेंगे तो हमारा
52.4% आ जाएगा, यानी 52.4% आ जाएगा। तो यानी जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा, इसमें ध्यान देना, ये जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 52.4% होगा। जो हमारी पीएफ की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 52.4% आएंगी। स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलो कंप्लीट करिए जल्दी, तो आगे का टॉपिक बताएं। चलो कंप्लीट हो गया। आइए अब इसमें क्या होता है, कभी कभी एक क्यूबिक में कुछ एम्प्टी पोर्शन होता है जिसको हम वॉइड्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अर्ली कर लीजिए। एम्प्टी पोर्शन निकालना हो, यानी मैंने पैकिंग पोर्शन तो निकाला लेकिन एम्प्टी पोर्शन निकालना हो, तो एम्प्टी पोर्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट फार्मूला करते हैं, यानी 100 बाई क्या होता है पीएफ। ध्यान देना 100 बाई पीएफ करेंगे तो 100 को क्या करेंगे, पीएफ की वैल्यू कितनी आई थी अभी पिछले सॉल्व में, तो यानी 100 को क्या करेंगे पीएफ यानी 52.4 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा कितना आएगा 47.6% आएगी इसकी वैल्यू। और ये ध्यान देना जो वाइड यानी कि वाइड जो होते हैं, ठीक है, या एम्प्टी पोर्शन कितना आएगा 47.6% आ जाएगा। ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, चलो आज का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नियरेस्ट नेबर आइटम अगर निकालना हो, नियरेस्ट नेबर आइटम, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर आइटम का मतलब होता है एक सिंपल क्यूबिक में कौन आइटम कैसे अटैच होते हैं, ठीक, यानी कैसे जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले नियरेस्ट नेबर आइटम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल क्यूबिक बना लेंगे, ठीक है। एक सिंपल क्यूबिक में हम कितने प्रकार के आइटम को मॉडिफाई कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें इनके फेसेस के बारे में अगर अच्छी जानकारी है तो ये भी हम निकाल सकते हैं, ठीक। एक सिंपल क्यूबिक बनाएंगे, इसमें 3 प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट होता है फर्स्ट नियरेस्ट नेबरिंग, सेकेंड नेबरिंग, उसके बाद क्या हो जाएगा थर्ड नेबरिंग, ठीक। स्टूडेंट्स ये फेस है, ये कॉर्नर है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, इनका जो है नेबर ये है, इनका नेबर ये है और इनका नेबर ये है। एक तो समझ पा रहे हैं लेकिन बाकी समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, अब पूछा जाए कि अगर फर्स्ट नेबर कितने हो जाएंगे, तो फर्स्ट का हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, इनका एक बन जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि सिंपल यूनिट सेल में नेबरिंग सिंपल से निकाला नहीं जा सकता एक पैकिंग में, इसलिए हमको 2 या 3 पैकिंग बनानी पड़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इनका नेबरिंग ये बन जाएगा, इनका नेबरिंग ये बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये इनका नेबर्स बनता है तो इनका कोऑर्डिनेशन, यानी कहने का मतलब सिंपल नेबर कितने होगा इनके, ध्यान दीजिएगा, इनके सिंपल नेबर कितने हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी जो फर्स्ट नेबर कितने होते हैं 6 होते हैं। सेकंड निकालना हो, सेकंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड निकालने के लिए यानी हम फर्स्ट नेबर निकालेंगे, यहाँ फर्स्ट नेबर हमारे 6 आएंगे, और यहाँ हम सेकंड निकालने के लिए इनके स्ट्रक्चर को क्या करेंगे और मॉडिफाई करेंगे, ठीक। यहाँ हम क्या करेंगे, एक दूसरे नेबर भी बना लेंगे, ठीक है, एक दूसरा नेबर भी बना लेंगे, ठीक है। दूसरा नेबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को ऐसे जनरलाइज करेंगे, ठीक है, 1 2 यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूँ, एक तो इनका ये सेकंड हो गया, ठीक है ना, और ये इनका नेबर यहाँ से हो गया। अब इनका नेबर निकालना हो तो यहाँ से इनका नेबर बन जाएगा, इनका नेबर यहाँ से बन जाएगा। इसी टाइप से हम क्या करते हैं, इनके नेबर्स को लगातार मॉडिफाई करेंगे, ठीक। इसी टाइप से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक नेबर्स बना देंगे यहाँ पर, यानी अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इनका नेबर हो जाएगा, ये ऐसे बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम इनके नेबर्स को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और सिंपल तरीके से करना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, अगर इनका नेबर बनाना हो हमें, ठीक, तो नेबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इनकी कैलकुलेशन वैल्यू भी निकालना पड़ेगा कि कितने नेबर्स बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जस्टिफाई हम कर सकते हैं, यानी सेटिस्फाई करके इनको समझा सकते हैं कि इसके नेबर्स कैसे बन सकते हैं, ठीक। तो यानी इनमें भी नेबर्स अगर निकालना हो तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा बहुत सिंपल सा है कि किसी आइटम के नेबर्स को कैसे मॉडिफाई करेंगे। तो ये इनका हो जाएगा, ये इनका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये इनका जो सेकंड नेबर्स हो जाएगा, ये इनका सेकंड नेबर्स हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड नेबर दिखा देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जो स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर रहा है ये बता रहा है जो सेकंड नेबर्स होते हैं वो टोटल कितने 12 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, और ये कर देंगे 12। 12 हमारे क्या हो जाएंगे, सेकंड नेबर्स आएंगे। और थर्ड नेबर्स के लिए हम क्या करेंगे, इनको और ज़्यादा ऊपर अटैच करते जाएंगे। अगर हम चाहें तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस सिंपल यूनिट्स को जो है क्यूबिक के फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है, क्यूबिक के फॉर्म में ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड होता है वो लगभग कितना होता है 24, या और ज़्यादा करते जाएँ तो उसको डिवाइड करेंगे तो 8, क्यों, क्योंकि हमें मालूम इसकी वैल्यू यानी ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिमाइंड करके चलना है कि हम कैसे उनके नेबर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है आगे चल के हम जो आगे बताएंगे कल के टॉपिक में, ठीक है, उसके लिए हम क्या करें, आप जाइए यूट्यूब पर, जो मेरा चैनल चल रहा है केमिस्ट्री बाय PNT सर पर, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। जहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होती है कमेंट बॉक्स पर लिखते जाना। ओके, थैंक यू।